मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नया दिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, एक नया अज़्म है, बहुत कुछ नया करने की हमने ठान ली है। नए नए मौज़ूआत हैं जिन पर आज हमने आपसे बात करनी है। इसके अलावा वर्किंग वीक का पहला दिन यानी मंडे है, और मंडे हमेशा से उन लोगों के लिए बड़ा सुस्त होता है भाई, जो लोग एक लंबा वीकेंड गुजार के आते हैं, ये जो लोग ट्रैवल करके आते हैं, थकावट वाला दिन हो जाता है उनके लिए। बट अगेन वही बात है जी कि मंडे अगर आपका अच्छा गुजरेगा तो थ्रू आउट आपका जो वीक है ना वो बड़ा अच्छा गुजरेगा। यानी जो पूरे आपके हफ्ते के दिन है ना, जुम्मे तक हो या हफ्ते तक हो, वो बड़े मज़े के गुजरेंगे, वो काम वाले गुजरेंगे, उसमें आप बड़े बड़े एक्टिव रहेंगे। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं ना कि दिन का आगाज़ हो अच्छी चीज़ों से, दिन का आगाज़ हो बहुत ज़्यादा एक्टिवली, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो अच्छी बात से हो, ताकि आप रात में या दिन में जब भी आपको थोड़ा फारिग टाइम मिले तो आप ये सोचें कि अच्छा सुबह के वक्त महक ने जो बात की थी वो वाकई सही थी, अच्छी बात थी। तो आज की अच्छी बात यह है कि आप उस राय के जिम्मेदार नहीं हैं जो लोग आपके बारे में कायम करते हैं, मगर उस रवैये के जिम्मेदार आप ज़रूर हैं जिसकी बिना पर ये राय कायम की जाती है। यानी कि अगर आपके बारे में कोई ये राय रखता है कि जी आप बहुत ज़्यादा रूडी हैं, आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, या कोई कहता है कि यार आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, आप बड़े प्यार से मिलने वाले हैं, बड़े हम्बल हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि जो आपका रवैया होता है लोगों के साथ, उस बिना पर ये राय कायम की जाती है। तो अपने रवैये को हमेशा पॉजिटिव रखें। वो कहते हैं ना कि जहाँ पर भी जाएं आप हमेशा एक फूल की मानत जाएं, कि जब भी वहाँ से वापस अपने घर को आएँ या आप वहाँ वो जगह छोड़कर उठें, वो नशिस्त छोड़कर उठें, तो लोग आपको याद करें कि जी आपकी खुशबू अभी तक उस महफिल में है। तो हमेशा अपने रवैयों में है थोड़ी हम्बल पैदा करें, थोड़ा हम्बल हों, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहें, थोड़े काइंड रहें। तो भाई ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनाना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, हम सब ने सुना बचपन से, बल्कि हम जब बड़े भी हो जाते हैं, हमारी अम्मा कहती हैं कि बेटा एक गिलास दूध पी लो, दूध लेके बच्चों के पीछे भागते रहते हैं। एक टाइम था जब मेरी अम्मी दूध का गिलास मेरे पीछे लेके भागी, तो आज मैं अपने बच्चे को जो है वो मार मार के दूध पिला रही हूँ, क्योंकि भाई कम से कम दूध का जो इंटेक है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, फाइबर है, सोडियम है और दीगर खसूसियात भी शामिल होती हैं, जो कि आपकी बॉडी को जो है वो तवानाई बख्शती हैं, उसको एक्टिव रखती हैं, उसको बहुत ज़्यादा काम करने के लिहाज से बड़ा हेल्प आउट करती है। दूध पीना कितना ज़रूरी है, और कुछ लोग लस्सी का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि पंजाब में कहते हैं जी दूध की जगह आप लस्सी पी लेना तो आपकी जो ये दूध से पूरी होती है ना खसूसियात, आपके इंटेक, वो लस्सी से पूरा हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर उसमें दही शामिल हो गया है। तो ये कितनी फ़ायदेमंद है, इस पर बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट आयशा अब्बास हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कितना ज़रूरी है दूध पीना, और दिन में कितने गिलास आपका दूध का इंटेक होना चाहिए? देखें, दूध की अफादियत के बारे में सिर्फ एक जुमला बहुत काफ़ी है कि दूध की ज़रूरत है पैदाइश से लेके कब्र तक। तो इस जुमले में इससे अंदाज़ा लग सकते हैं आपके कितना ज़रूरी है। अच्छा, मतलब दिन में अक्सर ये अमूमन मैंने तो ये देखा है कि एक गिलास सुबह आप ब्रेकफास्ट में और एक रात को सोने से पहले नीम गर्म आप दूध पी लें। 1-2 गिलास काफ़ी हैं या इससे ज़्यादा आपका इंटेक हो जाए? 2 गिलास बहुत काफ़ी हैं। अच्छा। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपको दिन में कभी ऐसा महसूस हो कि आपको भूख लग रही है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा भूख की तलब हो रही है, तो बजाय ये कि आप कोई स्नैकिंग करें और आपको उस वक्त कोई ऑर्डर देने की ज़रूरत महसूस हो और आप कोई पिज़्ज़ा या बर्गर का ऑर्डर दें और आपके पास उस वक्त अवेलेबल दूध हो, तो बहुत अच्छा है कि आप 1 गिलास दूध का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो वो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप दूध का इंटेक कर लें, आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा और ये सारी विटामिन जिसका आपने अभी जिक्र किया, तो आपको उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो उस वक्त आप दूध का इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा है, तो एक तीसरा ग्लास भी मिल जाएगा। और बाकी अगर आप बच्चों को सुबह के वक्त दूध देते हैं और रात को सोने से पहले भी दूध का इस्तेमाल होता है तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अच्छा आयशा, हमने अभी ये देखा कि जी फ्रेश मिल्क का एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वो था जी कि फ्रेश मिल्क पीना है, लेकिन अब टेट्रा पैक्स भी हैं, पाउडर मिल्क भी हैं, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन सा आपको लगता है कि दूध की सबसे ज़्यादा बेहतरीन फॉर्म क्या है? लाइक हमने ये सुना जी फ्रेश मिल्क अगर आप पी रहे हैं तो वो थोड़ा हाइजीन का भी मसला है, मिलावट भी है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं बीइंग अ डॉक्टर? देखिए, फ्रेश मिल्क में मिलावट का और हाइजीन का तो मसला कहने और सुनने में आता है, लेकिन फ्रेश मिल्क ही है और वो दूध ही है।
और जो टेट्रा मिल्क है उसमें जिन चीज़ों का ज़िक्र होता है या मिलावट का होता है तो उसका नेमल बदल जो है वो आपने जो भी इस्तेमाल करना है तो आप फ्रेश मिल्क का ही इस्तेमाल करें, वो एक बेस्ट सोर्स है। और उसके बाद वंस आप उसको बॉयल कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा फ्रेश मिल्क ही रहेगी। और बाकी ये है कि वो जिस तरीके से भी आ रहा है, गवाले के थ्रू आ रहा है, जो भी आ रहा है, जब आपने उसको घर में सही तरीके से अपने पास अपने प्रॉपर यूटेंसिल में बॉयल कर लिया है तो उसके बाद कोई ऐसा चांस नहीं रहा कि आप उसको यूटिलाइज ना करें। आप उसको बॉयल करें, उसके बाद उसकी आप बलाई भी बनाएं और सारा सही तरीके से वो बलाई इकट्ठी करने से ना देसी घी भी बन जाता है। मेरी अम्मी करती है ना, ऐसे समझ आइडिया। अच्छा आयशा, आजकल पाउडर मिल्क का भी बहुत ज़्यादा रुझान है कि जी आप ऑफिस में हैं, अच्छा ठीक है आप टेट्रा मिल्क नहीं पसंद करें तो आपने वो पाउडर मिल्क बैग से निकाला और पी लिया। और अमूमन ऐसा होता है आप ट्रैवलिंग भी जब कर रहे होते तो आप इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। ये ठीक है आपकी बॉडी के लिए? देखिए ऑफिसेस के अंदर तो और आपके पास कोई चॉइस रह नहीं जाती कि आपको पाउडर मिल्क ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपको पाउडर मिल्क ही इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि स्किम्ड इस्तेमाल करें, स्किम्ड पाउडर मिल्क जिसके अंदर शुगर का इंटेक बहुत कम हो, क्योंकि कुछ ऐसे पाउडर्ड मिल्क अवेलेबल हैं जिनके अंदर शुगर का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा है, शुगर की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ये हो रहा है कि बिला वजह उसकी वजह से लोगों का जो शुगर लेवल्स हैं वो भी बहुत जाते हैं बढ़, और उसकी वजह से लोगों का वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसका इस्तेमाल जो है वो फिर सही नहीं होता सेहत के लिए। और दिन में ये होता है कि आपने 3 कप्स भी ले लिए, 4 कप्स भी ले लिए, ऑफिस में बिला वजह आप चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा रखते हैं, आपको कंसंट्रेशन, मेंटल कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप बार बार चाय के कप्स ले रहे होते हैं। तो अगर आपको चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ऑफिस में भी करना है तो बहुत अच्छा है कि आप कहवों का इस्तेमाल कर लें, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें, लेमन ग्रास टी का इस्तेमाल कर लें, जिंजर टी का इस्तेमाल कर लें। आजकल बहुत फ्लेवर टीज़ भी आ गई हैं, एप्पल टी है, फ्रूट टीज़ है, इनका इस्तेमाल कर लें। और कोशिश करें कि पाउडर टी से आप बचें, क्योंकि उसमें सच कोई अफादियत नहीं है, ना वो कोई ऐसी नेचुरल टी है, ठीक है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इस्तेमाल ही करना है तो फिर आप लिक्विड टी का इस्तेमाल करें, और या फिर आप नेचुरल टीज़ की तरफ जाएं जिसमें हर्बल टीज़ हैं, वो आपको कम से कम कोई ना कोई फ़ायदा देंगी। अच्छा आयशा, जब हम बात करते हैं ना, मतलब जैसे भी मैंने लस्सी की बात की, पंजाब में तो आपको अभी भी नॉर्मल रूटीन में लस्सी मिलेगी, लेकिन अमूमन हमने ये सुना है कि जी सर्दियों में आप दही का इस्तेमाल ना करें क्योंकि दही आपके लिए सर्दियों में बेहतर नहीं है। तो क्या ये मिथ है? क्योंकि कहते हैं जी दही ठंडी होती है, फ्लू का वो होता है, तो ये क्या वो है परसेप्शन? देखें, इसमें यह है कि जिन लोगों को थोड़ा सा दही से एलर्जी है या जिनकी फैमिली के अंदर एज़मा है, ठीक है, थोड़ा सा उनको कंजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि वो शाम के बाद इसका इस्तेमाल ना करें, दही का इस्तेमाल ना करें शाम के टाइमिंग मैटर करती है। हाँ, टाइमिंग मैटर करती है, दिन में इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और बच्चों के अंदर अमूमन ये होता है कि विंटर्स में हम उनको ये एडवाइस कर रहे होते हैं कि वो अपनी बॉडी को कवर्ड रखें और दिन के टाइम इस्तेमाल करें, गर्म दूध का इस्तेमाल करें, ठंडे दूध का इस्तेमाल ना करें, और उसको वार्म करके लें। और कहा भी जाता है कि आपको नेज़ल कंजेशन को अगर बेहतर करना है तो दूध को गर्म करके और उसके अंदर हनी का इस्तेमाल करें तो आपके कंजेशन में भी बहुत फ़ायदा होता है और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो भी बहुत रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, तो ना करें। लेकिन अगर आपको अपने हार्ट बर्न को रिलीफ देना है, आपने बहुत ज़्यादा, जैसे आप पंजाब का ही जिक्र कर रही हैं, पराठों, हैवी खाना खा रहे होते हैं, या पराठे या गाजर के हलवे, ये भी तो बहुत चल रहे होते हैं आजकल, वेडिंग सीजन है तो ये सब कुछ बहुत है। तो इससे अगर आपको रिलीफ देना है तो उसके बाद अगर आप लस्सी का ग्लास इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हार्ट बर्न और एसिडिटी, उससे आपको रिलीफ, तो चीज़ें दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है और टाइमिंग्स मैटर करती हैं। अब आपको स्लीप एपनिया का बहुत प्रॉब्लम है, या सॉरी आपको जो है स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है, आपको रात को सोने में बहुत मसला होता है, तो रात के वक्त आपने दूध को गर्म कर लिया और उसमें आपने थोड़ा सा हनी ऐड कर लिया, तो आपको स्लीप का जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत आराम मिलेगा और आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी, ठीक है। और जिन लोगों को चाहिए होता है कि वो अपना वज़न भी थोड़ा कम करें, तो अगर आप वो ठंडा दूध इस्तेमाल करते हैं या लस्सी इस्तेमाल करते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और वेट लॉस में हेल्प करता है। तो चीज़ें दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं और दोनों का तरीक़ेकार जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, मैंने अक्सर ये सुना है कि जी अगर आपको फ्लू है, आपका गला ख़राब है,
तो आप जी दूध का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि उससे क्या है कि आपका फ्लू ज़्यादा हो सकता है, या इस संग कोई सिर्फ उस सूरत में, हाँ ये मिथ है, इसलिए सिर्फ कि जिन लोगों को सिर्फ फैमिली के अंदर एज़मा है या वो उनको एलर्जी है, अदरवाइज इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। बल्कि अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन है, दूध को गर्म करके उसमें हनी डाल के, पिंच ऑफ हल्दी डाल के और उसके अंदर ब्लैक पेपर डाल के लें तो कंजेशन रिलीफ हो जाती है। अच्छा आयशा, अमूमन हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं जी कि अच्छा आपने दूध पी लिया, वो किसी भी फॉर्म में हो जाए, आप शेक में पी लें आप, या फिर आप कोल्ड कॉफ़ी पी लें, या कोई भी एक फॉर्म आप इस्तेमाल कर लीजिए कि मैंने दूध, अच्छा मैंने इस तरीके से इंटेक कर लिया, तो ये कितना वो ठीक है कि, या फिर आप दूध ही पिएं, उसको किसी और फॉर्म में यूज़ ना करें? देखें, दूध को अगर आपने, जैसे अभी हमने बताया कि सुबह बच्चे को जाते वक्त दे दिया और रात को सोते वक्त ले दिया, और इसी तरह से पूरी एज ग्रुप्स के लिए सही है। लेकिन दूध को अगर आपने मैंगो शेक के फॉर्म में लिया, या पोटैटो शेक के फॉर्म में लिया, या खजूर शेक के फॉर्म में लिया, या बनाना शेक के फॉर्म में लिया, तो हमारे पास जो कमज़ोर अफराद आते हैं या वीकनेस की कंप्लेन करते हैं या उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनको हम शेक्स के फॉर्म में देते हैं। शेक्स के फॉर्म में अगर हम दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो वेट गेन के लिए या आपके डिप्लीटेड एनर्जी लेवल्स को रीगेन करने के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप दूध एनश्योर में डाल के ले लेते हैं या ग्लूसर्ना के लिए लेते हैं, तो आप जो वीकनेस महसूस कर रहे होते हैं, आपको सारा वक्त थकावट की कंप्लेन होती है, वो आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन मैंने सुना है इनसे आपका वेट गेन होता है। इनसे आपका वेट गेन होता है अगर आप दूध को शेक्स के फॉर्म में लें। अगर आप स्किम मिल्क इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा। लेकिन दूध की अफादियत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैल्शियम और फास्फोरस जिस तरीके से एक ख़ास रेशो में मौजूद है, जो सिर्फ दूध के अंदर है, और इसी रेशो से आपकी बोन बन सकती है, इसलिए दूध का पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा आयशा, हमने देखा है कि आजकल होता ही है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, माँ ने लंच बॉक्स रेडी किया है, उसके अंदर आपने एक टेट्रा पैक रख दिया जी, जैसे आजकल आते हैं चॉकलेट मिल्क आते हैं, मतलब मैं किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन हमने देखा कि चॉकलेट मिल्क आ रहा है, इलायची वाला दूध आ रहा है, बनाना मिल्क आ रहा है, तो ये क्या सही है बच्चे की हेल्थ के लिए? बच्चे की हेल्थ के लिए इस लिहाज से मैं मना नहीं करूँगी कि बहुत सारे बच्चे सिंपल प्लेन दूध को पसंद नहीं करते, तो उनको माओ को स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट या इलायची वाला अगर वो टेट्रा पैक डाल देती हैं, तो एटलीस्ट ये है कि उसके अंदर किसी हद तक कैल्शियम फोर्टिफाइड होता है, विटामिन डी फोर्टिफाइड होता है, तो अगर वो फ्लेवर के फॉर्म में वो बच्चे को वो दे रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, एटलीस्ट वो ले लेता है दूध। सही है। चलें आयशा, बेहद शुक्रिया, हम थी गुफ्तगू करें थी भाई आप जिस भी एज से गुजर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं, स्पेशली दूध बहुत ज़रूरी है। स्पेशली माएँ अगर बच्चों के पीछे कहते हैं हम तो पूरा दिन भागते रहते हैं, बच्चा जो है वो दूध नहीं पीता, मार मार के पिलाएं आप बच्चे को दूध, फिर ज़रूर पिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी मोहम्मद शब्बीर और महमूद अहमद का जनूबी कोरिया में कारनामा पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। साउथ कोरिया में हेलोवीन की तकरीब में जो हादसा हुआ था, उस हादसे वाले दिन दोनों भाई भी वहां पर मौजूद थे। मोहम्मद शब्बीर नए मेडिकल ट्रेनिंग को बुरोकार लाते हुए जाए वकुआ पर गिरे हुए लोगों को बचाने के लिए मसरूफ़ रहे, रात भर रेस्क्यू सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे। मोहम्मद शब्बीर और उनके भाई ने कुछ बंदों की जान बचाई, जो कि 4 लोग थे, और दोनों भाइयों को वहाँ की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से इस कारनामे पर अवार्ड्स भी दिए गए, सर्टिफिकेट दिए गए। मोहम्मद शब्बीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके जो भाई हैं वो गालिबन कुछ बीमारी की वजह से नहीं आ सके, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। तो शब्बीर से हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या था। शब्बीर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ था ये मैं चाह रही हूँ कि आप, ताकि जितने भी लोग हमें अब जिन्होंने देखना शुरू किया है उन्हें पता चले कि बेसिकली वाकया हुआ क्या था। वालेकुम सलाम। असल में 29 अक्टूबर 2022 इत्तेफाक से हमारा एक जगह का नाम है, वहाँ पे सियोल कैपिटल है, सियोल, उधर जो है एक जगह का नाम है इत्तेवान। हमारा इत्तेफाक से वहाँ जाना हुआ, कोई प्लानिंग नहीं थी, इत्तेफाक से जाना हुआ। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि हेलोवीन फेस्टिवल चल रहा है। अब पाकिस्तान में तो इस तरह का नहीं होता है फेस्टिवल, तो मैंने भाई मेरे वहीं पर ही रहते हैं, तो मैंने भाई से कहा कि हमें देखना चाहिए किस तरह से होता है, सुना बहुत है। हम देखने गए, और जब हम वहाँ पर इन हुए, हम जो है इत्तेवान गए थे, 22 सबवे गए थे हम। अच्छा। 12 बजे ट्रेन्स बंद हो जाती हैं, हम 10 बजे वहाँ पर मौजूद थे। हम मतलब वहाँ पर घूमे, और जब वापस निकल रहे थे तो तकरीबन 10-20 का टाइम था। अच्छा। क्राउड इतना ज़्यादा था, जब हम इन हुए थे तब था, लेकिन जब हम आउट हो रहे थे तो हद से ज़्यादा क्राउड था। ऐसा था कि
15 से 20 मिनट हम अपने पाँव पे नहीं चल रहे थे, जहाँ हमें क्राउड लेके जा रहा था वहाँ जा रहे थे। 15 से 20 मिनट? जी। दैट्स मीन कि बहुत ह्यूज था ये। बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत फिर ज़्यादा। क्या हुआ? फिर भगदड़ कैसे मची है? भगदड़ नहीं मची है, असल में जो स्ट्रीट थी ना वो टी शेप में थी। टी शेप? जी। अच्छा। जो टी जो था वो एक साइड से जो है ना, मतलब यूँ डाउन थी बिल्कुल ना, अच्छा। नीचे इस तरह से थी। जब हम उस जगह पर पहुँचे, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने बचाया है उस जगह, उस चीज़ से। भाई और मैं जब हम साथ थे, हम दोनों अलग हुए वहाँ पर। भाई की भी क्योंकि वहाँ पे ना कुछ पिक्चर्स वगैरह भी चली थी, फेस के एक्सप्रेशन से देखा जा सकता है कि जो है ना भाई कितना ज़्यादा परेशान है इस तरह से। भाई अलग हुए, मैं अलग हुआ, और वो लोग, क्राउड जो था वो एक दूसरे के ऊपर गिरा है। कोई भगदड़ नहीं मची है, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि लोग जो है क्राउड जहाँ हमें लेके जा रहा था वहाँ हम जा रहे थे। सही है। तो इस तरह से हुआ, अचानक से लोग गिरे। अब जाहिर है पहले जो नीचे गिरा है शख्स, उसके ऊपर अगर 10-15 लोग गिर जाएं तो उसकी क्या हालत होगी। जाहिर है। तो ये चीज़ हुई थी, वहाँ पर गिरे थे। विदिन 30 सेकंड्स में ये सब हुआ था। 30 सेकंड्स। जी हाँ। अच्छा, यानी हम इसको कह लेते हैं कि या तो मिसमैनेजमेंट थी, जगह कम थी, लोग ज़्यादा थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है? हो सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप तो आई विटनेस ना, जी जी जी, हो सकता है। असल में पिछले 2 से 3 साल कोविड रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के फेस्टिवल नहीं हुए। ये जब इन्होंने ओपन किया ये फेस्टिवल, तो सोच से ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ह्यूज क्राउड था। अच्छा, मुझे बताएं कि हम जो कह रहे थे जी कि बहुत सारे लोग, 100+ लोग हैं जिनकी डेथ हो गई थी, वो क्या फिगर था वो? 158 158 जी। ओह गॉड। अच्छा, आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया? मैंने 4 कोरियंस थे। अच्छा। जो वहाँ पे, जिसमें 2 मेल थे, 2 फीमेल थी। तो रेस्क्यू किस तरह से किया, ये क्या कहानी है? हाँ, हुआ ये था कि अब जैसे ही मैंने देखा कि ये सिचुएशन हो गई है, लोग गिरे हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है, मैं तो एज अ नर्स हूँ, मेरा भाई वहीं पर होते हैं, लेकिन जब मेरे भाई ने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला कि हमें हेल्प करनी चाहिए। एक तो एज अ पाकिस्तानी हमें ये सिखाया जाता है कि आपने जो है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। और सेकंड ये था कि मैं हूँ नर्स, तो मेरे नर्सिंग शोबे में भी मुझे यही सबसे पहले बताया जाता है, इंसानियत पहले, बाकी चीज़ें बाद में। मैंने बोला जो भी है हम हेल्प करते हैं, जो कर सके। जितने विक्टिम उस वक़्त थे, मतलब जिनको चेक किया, जो पॉसिबल नहीं थे, और उनको मैंने कुछ नहीं किया है, बस पहले तो हमने हेल्प करके लोगों को निकाला। इतना ऐसे वो लोग गिरे हुए थे, मींस के किसी हम रस्सी को बांध दें, इस तरह से लोग एक दूसरे के अंदर जकड़ गए थे। अल्लाह अकबर। अच्छा शबीर, मुझे ये बताएं कि ये जो रेस्क्यू वाला सारा प्रोसेस था, ये उसी रश में आपने किया? यानी लोग आ रहे जा रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने उसी रश में लोगों को रेस्क्यू किया? जब डाउन हुए थे, लोग गिरे हैं नीचे, उसके बाद फिर उस जगह को बंद कर दिया था, सील्ड कर दिया। अच्छा जी, उस जगह को जो है ना सील्ड कर दिया गया था, ताकि कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब तो जैसे मैं वहाँ पे जो ना, सबसे बड़ा मुझे जो प्रॉब्लम हुआ था वो था लैंग्वेज बैरियर का। उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, वो कोरियंस ही समझते हैं, और मुझे कोरियंस नहीं आती थी। तो भाई थे, भाई ने जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा की थी, कि जो है ना लैंग्वेज बैरियर का जो भी प्रॉब्लम था ना, मैं उन्हें बता रहा था, वो आगे बता रहे थे कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो उसी जगह पे फिर हमने जो है ना ये रेस्क्यू किए थे लोगों को। रोड था ओपन, आसमान के नीचे ही हम बैठे हुए थे, बिल्कुल रोड के ऊपर जहाँ पे लोग गिरे हुए थे। पहले तो हमने लोगों को निकालने के बाद फिर उनको मैंने चेक किया, जो हमारी मेडिकल फील्ड में होता है, रिस्पिरेशन चेक की। ज़्यादातर लोग जो है ना, स्पेक्सिया ही हुआ था उन्हें, मेडिकल फील्ड में स्पेक्सिया होता है। जी हाँ, सफोकेशन की वजह से, जी हाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, जिसकी वजह से। ज़ाहिर है इतना रश है, लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, आपके पास निकलने की जगह नहीं है, आपके तो वैसे ही आसान खता हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो जो 4 लोग जिनको आपने रेस्क्यू किया, वो बाद में उनकी हालत बेहतर हो गई, कुछ चोट वगैरह तो उन्हें नहीं लगी? नहीं, उन्हें चोट नहीं लगी थी। रेस्क्यू उनको ऐसे किया था कि मैंने कुछ उनमें से 2 को तो CPR दिया था, CPR मेडिकल में होता है हमारे, तो वो देने के बाद जिनमें 2 तो उसी टाइम रिवर्ट हो गई थी, एक मेल 2 लड़कियां थी। हाँ, एक की तो मेरे पास वीडियोस भी होगी, वो आई थी मेरे पास वीडियोस, किसी ने मुझे सेंड की थी, आई डोंट नो किसने सेंड की थी, लेकिन मुझे सेंड की गई थी, फेसबुक पे मेरे पेज पे आई थी। वहाँ पे तो नंबर्स वगैरह नहीं था मेरा, तो 2 का तो मुझे पता ही कि सेफ थे। और उसके अलावा जो एक अमेरिकन था, उससे तो मेरी मुलाकात भी हुई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल था। जाहिर है शुक्रिया करना बनता है भैया, आपकी जान बचाई। अच्छा, मुझे शबीर ये बताएं कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने आपसे किस तरह से कांटेक्ट किया, वो किस तरह से उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, वो क्या कहानी है? ये जब सिचुएशन सारी हुई ट्रेजेडी के बाद, जब हम घर वापस, ये रात 10:20 पे स्टार्ट हुई थी, और सुबह तक हम तकरीबन 4 या 5 बजे के करीब हम वहीं पर ही मौजूद थे, कि करते रहते। 6 बजे फिर सब उनका स्टार्ट होता है, उसमें फिर हम वापस जब घर पे आए, आके बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, क्योंकि CPR करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इतने लोगों को किया, मेरे बैक
बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, भाई भी, हम दोनों, मतलब उस दिन तो कोई हमें होश ही नहीं था, हम सो गए। नेक्स्ट डे जब हम उठे तो हमने कहा कि हमें देखना चाहिए उस जगह जाके कि क्या हुआ है, क्या सिचुएशन क्या चल रही है। जब वहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा मीडिया था वहाँ पर, अच्छा। कवरेज दे रहा था, हर किसी से पूछ रहे थे। तो वो हमसे भी पूछा, अब भाई को तो कोरियन लैंग्वेज आती थी, वो था भी इनका कोरियन न्यूज़ चैनल। उसके भाई ने बताया कि ऐसे से हम तो आई विटनेस से यहाँ इस तरह से, तो उन्होंने बोला कि आप हमें इंटरव्यू दोगे। अच्छा। हमारा फिर इंटरव्यू हुआ, नेक्स्ट डे फिर जो डिसाइड हुआ और फिर हमने उसको इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद फिर कोरियन गवर्नमेंट ने हमें खुद, वो जब पहला हमारा इंटरव्यू चला है तो उसके बाद जो ना कोरियन गवर्नमेंट ने खुद हमें कांटेक्ट किया। जी हाँ, जी कांटेक्ट करने के बाद फिर उन्होंने बुलाया। काफ़ी सारी जगह पे हम गए, सिर्फ एक जगह नहीं गए। इनकी जो मैं लास्ट में गया था वो गया हूँ इनकी नेशनल असेंबली में, कोरियन नेशनल असेंबली। वहाँ पे सियोंग चुंग के नाम से हैं वो, जो उधर लेडी हैं, उनका नाम है ये। अच्छा जी, वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। हम इस वक्त जो तस्वीर भी दिखा रहे हैं भाई, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमारे भाई, हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर के मुल्क में, और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगेन वही कि हमारी ये वैल्यूज़ हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि हर चीज़ बाद में, इंसानियत पहले। हमारा दीन सिखाता है ये, हमारे घर में तरबियत ऐसी दी जाती है, हमारा ब्रॉटअप, हमारी ग्रूमिंग हमारी माँ इस तरीके से करती हैं कि भाई कोई भी आपका दुनिया में कहीं पर भी कोई मुश्किल में है तो सबसे पहले आपने उसका हाथ थामना, उसको मुश्किल से निकालना है। ये चीज़ें बाद की कास्ट क्या है, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। शबीर, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद है। अगेन आप पाकिस्तान के लिए एक काबिल फ़ख्र शख्सियत है और आपने जैसा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप भी कहीं पर, बींगा पाकिस्तानी, अगर आपको भी कहीं पर कोई भी शख्स मुश्किल में मिलता है तो छोड़ दें कि क्या हालात है, क्या वाक़ियत है, उसका हाथ थामें, उसको उस मुश्किल से निकालने की कोशिश ज़रूर करें। आप कोशिश करेंगे, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हर लड़की की ख्वाहिश होती है उसके बाल लंबे हों, घने हों, खूबसूरत हों और चमकदार हों। कुछ लोगों के बाल तो कुदरती तौर पर बड़े लंबे चमकदार होते हैं, बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं, वो खूबसूरत भी होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं, नेचुरली शाइनिंग होती है उनके बालों में। कुछ लोगों के बाल जी लंबे होते हैं लेकिन फिर क्या होता है, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मर्दों और औरतों दोनों को ही बालों के बहुत सारे मसले हैं जिनका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके बालों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। बालों को लंबा और घना कैसे किया जा सकता है? अच्छा, लंबा करने से ये मुराद बिल्कुल नहीं है कि बाल आपके फुल कमर तक आ जाए, स्पेशली मर्द हजरात, मतलब बालों की ग्रोथ के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। तो इसी पर बात करने के लिए हर्बलिस्ट रानी आपा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा टॉपिक आपने लिया कि बाल लंबे, बड़ा ज़रूरी है ना, स्पेशली सर्दियों में हमें बड़ा ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, बाल गिर रहे हैं, मतलब क्यों गिर रहे हैं समझ नहीं आ रही। जी, वो ड्राइनेस की वजह से कि जब हमारे पोर्स सर्दी में होता ये कि हमारी स्किन के भी जो पोर्स हैं एक्सक्यूज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से, और उसकी वजह से ड्राइनेस आ जाती है। बिल्कुल यही हाल बालों का भी होता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि साल के 12 महीने उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि हेयर फॉल रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता मर्द हजरात तो गंजपन का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। कुछ खवातीन मैंने ऐसी देखी कि उनको हेयर फॉल नहीं है बट उनके बालों की ग्रोथ भी नहीं है। यानी एक दफ़ा अगर आपने कटिंग करवा ली तो वो बालों की ग्रोथ वहीं रुक गई है। ये क्या है? वो स्टक हो गई उनकी लेंथ। अच्छा, उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात हाथ भी ऐसे ब्यूटिशियन या ऐसे शख्स का होता है कि अल्लाह ताला ने हर एक के हाथों में एक अलग ही चीज़ रखी है, खूबी दी है। कुछ ब्यूटिशियन या कुछ घर वाले ऐसे होते हैं कि कोई शख्स आपने देखा होगा किसी के हाथ से बहुत ज़्यादा हरियावल हो जाता है। अगर वो कोई सब्ज़ी भी लगाए फौरी तौर पर, जैसे मेरे घर की मासी हैं, उन्हें हम खाला कहते हैं, इतना अल्लाह ताला ने उनके हाथ में कोई हुनर दिया है कि वो अगर धनिए के 2-4 दाने भी डाल देती हैं गमले के अंदर तो धनिया 2-4 दिन में फूट आता है। हाथ की बात होती है ना। मैं उनसे कहती हूँ खाला आप लगा दीजिए, अपनी तरफ से होता है। मेरे हाथ में भी ये बात है कि मैं जैसे बाल काटूँ बहुत लंबे हो जाते हैं। कुछ लोगों के हाथ में बात होती है, लेकिन बालों का भी अपना टेक्सचर होता है कि बाज़ लोगों की लेंथ एक जगह आकर स्टक हो जाती है। और स्टक इसलिए हो जाती है कि देखिए, बालों की या किसी भी चीज़ की ग्रोथ का मामला उसकी जड़ से होता है। जड़ से होता है। जितनी जड़ मजबूत होगी और जितना उसमें पानी दिया जाएगा
और सर का ऑब्वियसली तेल जो है पानी है। और इसको जितना अच्छा तेल फराहम किया जाएगा उतने अच्छी बालों की कौन सा अच्छा तेल बनाने जा रहे हैं? आज हम एक ऐसा मैजिक तेल बनाने जा रहे हैं कि वो ना सिर्फ ये कि गंजेपन का इलाज है बल्कि बालों की ग्रोथ का भी बेहतरीन सबब बन जाएगा। और इस तेल को बनाने के लिए मैंने इस वक्त तिलों का तेल लिया है और आपके पास जो भी तेल अवेलेबल हो आप उसको ले सकते हैं। तिलों का तेल आपने कितना लिया? ये 100 ग्राम तेल का तेल है। आप लोग अपने घर में अगर सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, XYZ कोई भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लें। और ये मेरे पास इस वक्त अवेलेबल था क्योंकि तिलों का तेल बालों के लिए बहुत ताकत रखता है, खाली सरसों का तेल भी बहुत ताकत रखता है और रखता है, और ऑलिव ऑयल भी। आपके पास जो भी तेल है आप ले लीजिए और इसको हम ज़रा सा इस वक्त चूल्हे को हम स्लो कर देंगे, ज़रा सा हम स्लो कर देंगे और फिर इसका ढक्कन डालकर, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये उड़ने लगे। ठीक है जी, चलें। ठीक है ना, तो हम इसको स्लो कर दिए जी, हम स्लो कर देंगे। और स्लो करने के बाद हम इसके अंदर ये 4 चीज़ें डालेंगे। ठीक है। 4 चीज़ों में हमारे पास ये मेहंदी के पत्ते हैं, ये बाल छड़ है। सभी जानते हैं कि बाल छड़ बालों की ग्रोथ में बहुत ही एक अहम मुकाम रखता है और जिस तरह ये बाल छड़ है ये बालों की तरह होता है और इस तरह अगर ये बालों में पकाकर इस्तेमाल किया जाए किसी भी तेल में तो बाल बहुत ज़्यादा इससे लंबे हो जाते हैं। और इसके अलावा ये है रतन जोत। ठीक है। रतन जोत कुदरती तौर पर बालों को सियाह करती है क्योंकि जब हम इसको ऑयल में डालेंगे तो आप देखेंगे कि ऑयल का कलर सुर्ख होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और इस तरह ये कुदरती तौर पर बालों को सियाह कर देती है। और ये है काली हड़। अच्छा। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है काली हड़ बालों को कुदरती तौर पर काला करती है। रतन जोत, काली हड़, मेहंदी के पत्ते और हमारे पास ये बाल छड़, ये 4 चीज़ें हम इस तेल में डालेंगे और इस तेल को इतना पकाएंगे धीमी आंच पर। देखिए मैं जो पकाती हूँ तो मैं इसमें इतना ही पानी भी ऐड करती हूँ। ओके, पानी भी ऐड? हाँ, मैं ताकि इसका पूरा अर्क इसके अंदर आ जाए। और जब पूरा अर्क आ जाएगा और ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ली हैं 20-20 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम ऑयल है और 20-20 ग्राम 20-20 ग्राम मैंने तमाम चीज़ें ली हैं। ये मैंने लिया है रतन जोत, सही जानते हैं ये बेहतरीन जड़ी बूटी है बालों के लिए। ठीक है। ये मैंने लिया है 20 ग्राम बालछड़। ठीक है। ये लिए हैं मैंने 20 ग्राम सूखे मेहंदी के पत्ते और ये ली है मैंने 20 ग्राम काली हड़। ठीक है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है हम इसको डाल देंगे और इस तेल को हम पकने के लिए रख देंगे। और जैसे मैंने कहा कि धीमी आंच पे पकाएंगे क्योंकि जितनी धीमी आंच पर ये पकेगा उतना ही वो आसानी के साथ इसका अर्क निकलेगा और जितना बेहतरीन। अब हम इसको तेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें। ताकि ये हमें आपको दिखाने के लिए इसको तेज़ आंच पर पकाना है। अदरवाइज़ जब आप पकाएंगे तो इसमें 1 कप इतना ही 100 ग्राम पानी डाल लीजिएगा और तमाम चीज़ें धीमी आंच पर पकाइएगा ताकि तमाम चीज़ों का अर्क इसमें शामिल हो जाए। ठंडा होने पर आप चूल्हा जब ये अच्छी तरह चीज़ें जल जाएंगी इतनी जिसका अर्क इसमें आ गया फिर आप चूल्हा बंद कर दीजिए और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप इसको छान कर और किसी बॉटल में रख लीजिए और ये तेल जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाएं। और लगाने का ये तरीका होता है किसी भी तेल को कि आप सबसे पहले मांगे खोल खोल कर तेल लगा लें, उसके बाद उंगलियों से इसका मसाज करके जज्ब कर लें और फिर 10 नेल से दोनों हाथों के 10 नेल से ईचिंग ज़रूर करें जैसे हम खुद ताकि वो आपकी जो डेंड्रफ है वो ऊपर आ जाए। जी, डेंड्रफ ऊपर आ जाए और सर के जो पोर्स है वो खुल जाए और जो तेल आप लगा रही हैं वो अच्छी तरह आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाए। ठीक है जी, चलें आप, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी। आप अपने घर में ये ऑयल बना सकते हैं, आप लगाएं। एंड अगेन वही बात है कि ऑयल आपकी जो सर है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। समझ लें मशीन है, मशीन को तेल चाहिए, वो ऑयल उसी तरीके से काम करता है। आपको ये बताएं कि समंदर पे क्या हो रहा है, यानी जो पानी की सतह हैं उन पे क्या हो रहा है। पाकिस्तान की साहली पट्टी दुनिया को दिखाने का मिशन लिए पाकिस्तान बोट रैली के मुंतज़मीन ने दूसरे एडिशन का ऐलान कर दिया है। इस साल रैली में किस किस आइलैंड पर पड़ाव होगा और इवेंट में कितने बोटर्स शिरकत करेंगे, हुज़ैफा की पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने का मिशन, पाकिस्तान की साहिली पट्टी और इसकी खूबसूरती दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान की बोट रैली सीज़न 2 बहुत जल्द शुरू होने वाली है। हम मौजूद है बहरे अरब में
आपकी बात करवाएंगे इस कम्युनिटी से, इनके कैप्टन से, और जानने की कोशिश करेंगे सीजन 2 में क्या क्या होने वाला है और शायकीन को पाकिस्तान की खूबसूरती किस तरीके से दिखाने वाले हैं। पूरा प्रोग्राम जिसमें चरना से होते हुए अस्तोला में 2 नाइट्स, फिर वापसी का सफ़र इंशाल्लाह ताला 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर ये अख्ताम पजीर हो। ये इवेंट फरवरी के 2nd वीक के बाद इंशाल्लाह मुनक़िद होगा। लोगों ने पिछले साल अपनी फीडबैक में बताया कि अस्तोला आइलैंड को आपको ज़्यादा रुकना चाहिए था, तो इस साल हमने उनकी फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए अस्तोला आइलैंड में 2 नाइट्स का इंतज़ाम किया है, जिससे इंशाल्लाह ताला मरीन पार्क जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरीन पार्क है उसको इन डेप्थ देखने का मौका मिलेगा। तो लास्ट टाइम हमने बहुत सुना इस बारे में कि इनको बड़ा इन्होंने एंजॉय किया, तो हमारा भी इस दफ़ा बड़ा दिल चाह रहा है कि इनको ज्वाइन करें और बोट रैली में शिरकत करें और इस एक्सपीरियंस के साथ जो है वो एक अपना जो है वो बढ़ाएं, अपना लुत्फ़ बढ़ाएं। इस बोट रैली में जहां फिशिंग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, वहीं साथ साथ पाकिस्तान की मरीन लाइफ को भी एक्सप्लोर किया जाएगा और दुनिया को पाकिस्तान का ये खूबसूरत चेहरा दिखाया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ हुज़ैफा खान, समा, बोहरा। चलें जी, रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए अहमद मामूर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि बड़ा ज़बरदस्त एक तो एडिशन 2 और बड़ा ही ज़बरदस्त आप लोग के काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पॉजिटिविटी हम जितनी दुनिया को दिखाएं उतनी कम है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि होने क्या जा रहा है बेसिकली, कितने कहाँ से लोग शिरकत के लिए आएंगे, इसको प्लान कैसे किया गया, होगी कब ये स्टार्ट? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर। पिछले साल हमने दुनिया की सबसे बड़ी बोट रैली कराई थी, जो कि इट्स अ टाइटल फॉर अस। हमने इसको वेरीफाई भी कराया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोविड का टाइम था तो वो ट्रैवल नहीं कर सके। अच्छा। तो हमने पिछली जो इवेंट कराया था वो कराची से लेके गवादर तक की बोट रैली थी। अच्छा। जिसमें 10 स्पीड बोट्स थी। ओके। और ये कुछ 5 दिन और 4 रातों का सफ़र था। हमने समुंदर के अंदर ही स्टे किया, वहीं पर ही एंकर किया, वहीं पर ही खाना खाया, वहीं पर ही डाइविंग की, फिशिंग की, सारी चीज़ें जना हमने समुंदर के अंदर। जी, समुंदर के अंदर। अच्छा। तो सारा इक्विपमेंट हम लोग साथ लेके गए थे। 10 बोट थी और सारे प्रोफेशनल्स थे। यहाँ पे 2 मरीनाज हैं कराची के अंदर। तो वहाँ से हमने इनवाइट किया था बोटर्स को। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बोटर जो है ना उठ के इसके अंदर आ जाए, क्योंकि हमने इसकी स्क्रूटनी की, क्योंकि इट्स लाइक अ फार्मूला 1 रेस। ओके, ठीक तो है। हमने हर बोटर को जज किया, देखा कि कौन जो है ना इसके अंदर कितना कैपेबल है या सूटेबल है। ठीक है। इसका ऑल ओवर जो गोल था वो पाकिस्तान की ब्यूटी जो है ना लोगों को दिखाना था। ठीक है। जिसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 खूबसूरत जना आइलैंड्स हैं। एक चरना आइलैंड है, जहाँ पर तो काफ़ी लोग बहुत ही प्यारा है भाई, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप अस्तोला आइलैंड देखेंगे फिर तो आप, मैं अभी सिर्फ चरना तक गई हूँ, चरना बोलेंगे, चरना कुछ भी नहीं है उसके आगे, इतना खूबसूरत है। जिसमें आपकी एक बड़ा ज़बरदस्त फिनोमेना होता है अस्तोला आइलैंड के ऊपर। ये जो टर्टल जहाँ पर पैदा होता है ना, जी, वो दुनिया में कहीं पर भी चले जाए, अंडे बच्चे देने के लिए वो वापस उसी जगह पर आता है। अच्छा। और ये जो साइट है हमारी, ये कोई 15-20 साइटों में, दुनिया भर की 15-20 साइटों के अंदर से एक है। अच्छा। तो बड़ी एक्साइटिंग जगह है अस्तोला आइलैंड। तो इस दफ़ा पिछली रैली हमने गवादर तक कराई थी, इस दफ़ा हम लोग अस्तोला आइलैंड तक ही इसको लेके जाएंगे। अच्छा, ठीक है, सही। क्योंकि पिछला पहला सीज़न था तो हमने काफ़ी सारी लर्निंग की और हमें ये लगा कि अस्तोला आइलैंड लोगों को ज़्यादा जो ना वो अट्रैक्ट करेगा, हम उसको और फर्दर डिस्कवर कर सकेंगे, पानी से बाहर भी और पानी के अंदर भी। ज़ाहिर है खूबसूरत है और फिर लोग जो हैं वो जाना भी चाहेंगे। अच्छा अहमद साहब, मुझे बताएं कि लास्ट टाइम जो बोटर्स थे, अब उनकी तादाद बढ़ गई है या कम हुई है, किस तरह से अब इतने इस दफ़ा कितने लोग शिरकत कर रहे हैं? बोटर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास और मेरी टीम के पास कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। आम लोग भी जाना चाहते हैं इसके अंदर कि हमने इसको ज्वाइन करना है। सर कैसे पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ भी नहीं है।
नहीं, मैं के नेक्स्ट लिए। टाइम के लिए पूछी जरा, लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाए ना और लिख लेंगे, कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट टाइम के लिए हम उनको कोई कॉपी पेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर एक क्रूज़ शिप या फेरी लेकर आएँ। अच्छा जी, तो उसके अंदर जो है ना हम अपने सफ़र के अंदर तो उनको लेके चलेंगे उस ठीक है, फेरी के अंदर। ठीक है। और वो एयर लॉन्ग वो फेरी या क्रूज़ शिप जो है ना वो लोगों की फैसिलिटेशन के लिए वो चलती रहेगी, जिसमें वो आइलैंड्स लेके जाएगी, गवादर लेके जाएगी एंड बियॉन्ड, ओमान, कतर, आपका दुबई, वो लेके जाएगी। ठीक है, सही। इसमें हमें इस पूरे सेटअप के अंदर हम अकेले नहीं कर सकते थे, तो हमें पीटीडीसी ने बहुत सपोर्ट किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ठीक है, है। और पाकिस्तान नेवी ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इसके अंदर। ग्रेट। तो सर इसमें बोटर्स के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी? हमारे पास बोटर्स के अंदर तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो फ़िशिंग है, Okay. क्योंकि बोटर जो है वो दे लव फिशिंग। तो उसमें यहाँ से हम लोग जैसे जाते हैं तो बोटर्स जो हैं वो एक तो आइलैंड तो एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, ठीक है। फिर कोस्ट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और साथ साथ जो है ना वो जब वापस आ रहे होते हैं तो फिर हमने एक फ़िशिंग टूर्नामेंट रखा हुआ है। ठीक है। फिशिंग टूर्नामेंट में जो सबसे बड़ी मछली लेकर आएगा उसको सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। ओके, चलें जी, आप सुन लें, तैयारी कर लें। तो सर जैसा कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी सर से पूछी थी कि ये कितने दिनों पर मुहित है, तो सर प्लीज़ बताएगा टाइम पीरियड कितना है इसका? ये वही रहेगा, 4 से 5 दिन, 4 रातें और 5 दिन और का समंदर के अंदर ही stay समुंदर के अंदर Oh स्टे यार, होगा। क्या ग्रेट है। ये बड़ी छोटी सी बोट होती है, स्पीड बोट्स, और बड़ा रिस्की गेम है ये, कि पानी के अंदर ही आपने स्टे करना है, वहीं पर ही आपने रहना भी है, खाना भी है, पीना भी है, और मज़े की बात ये है कि हम अपने साथ कोई खाना पीना नहीं लेके जाते। सही। हम जो मछली पकड़ते हैं वही जो है ना बोट के ऊपर फ्राई करके उसको अच्छा, खाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। सर बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगेन वही बात है कि हम पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो चाहे नॉर्दर्न एरियाज़ हो या हमारी समुद्री हदूद हो, हर तरफ महफूज जगह है, खूबसूरत है। तो अभी हमें लेनी है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र बने हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत बुलंद किया है, रोशन किया है। मुलाकात करवाते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको इतनी ज़बरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी में सुनाने वाली हूँ कि जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो यकीनन इससे सबक ज़रूर सीखेंगे, और अगर वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते तो इस शख्सियत को देख के वो ये सीखेंगे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 8 साल की उम्र में पोलियो हुआ मगर हिम्मत नहीं हारी। लाहौर के रिहायशी मुस्तफ़ा अली ने स्पेशल पर्सनस बाइक पर सिंध से खुंजराब तक का सफ़र करके नेशनल रिकॉर्ड कायम कर लिए। आयशा अता उनसे पहले रिपोर्ट देखते हैं आयशा अता की, और फिर हम उनसे आपकी बात करवाएंगे। 8 साल का था जब पोलियो हो गया था। माशरे के अंदर जब कोई डिसेबिलिटी का शिकार होता है तो उसके तरह तरह के नाम पड़ जाते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। जो डिसेबिलिटी होती है इंसान के बस में नहीं होती। टूरिज्म है, इसके अंदर कभी कोई स्पेशल पर्सन जो है वो नहीं जा सका, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो इस बात की हमें इजाज़त ही नहीं देता कि हम कोई 1 घंटे से भी ज़्यादा जो है ना एक जगह पे स्टिल बैठ सकते हो। 1 हफ्ते का हमने प्लान किया था, लेकिन इस टूर के ऊपर हमारे 18 दिन लगे। लैंडस्लाइडिंग हुई, किस तरह से वहाँ पे फंस गए, बाइक उलट गई हमारी। सफ़र हमारा जो था ये सिंध से शुरू हुआ, पंजाब से कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान और KPK से, मतलब कि ये सारा हमने एक्सप्लोर किया है। इसको पहली मरतबा ये तारीख में होगा कि एक पोलियो पर्सन जो है वो मोटर बाइक के ऊपर अराउंड द वर्ल्ड जो है वो, ये तकरीबन हमारा कोई 85,000 माइल्स का जो है ये सफ़र होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाना चाह रहे हैं इन पोलियो हिस्ट्री। गवर्नमेंट से कहेंगे कि हम एक कॉज के लिए जो है वो निकलना चाह रहे हैं, तो इसमें जितना हो सकता वो हमें हेल्प आउट किया जाए।
अच्छा, मुस्तफ़ा अली की कहानी तो हमने आपको सुनाई, हमने आपको दिखाई कि किस तरह उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगन से वो अपने ट्रैक पर इस वक्त चल रहे हैं। आज हमारे साथ एक और स्पेशल पर्सन भी है, फातिमा राठौर। एक हादसे में उनका हाथ ज़ाया हो गया था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को आड़े नहीं आने दिया और एक हाथ से इंतहाई खूबसूरत मेकअप करके सबको हैरान कर दिया। वो भी स्पेशल पर्सन्स के साथ मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखती हैं। फातिमा और मुस्तफ़ा अली इस वक्त हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। उन दोनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सो हम ज़रा फातिमा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं ना, लेडीज़ फ़र्स्ट, और जब एक ख़ातून बात करी तो वो हमेशा एक दूसरी ख़ातून को प्रेफर करती है। तो मुझे ये बताएं फातिमा कि ये हादसा किस तरह से हुआ, कितने फिर उसके बाद आपने चैलेंजेस फेस किए, मतलब पहली जो सोच थी जब आपको पता चला कि अच्छा अब आपकी बॉडी से आपका हाथ अलग हो चुका है, तो वो जो पहली सोच थी बिल्कुल वो क्या थी? वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। पहली जो मुझे थॉट आई थी वो यही आई थी कि मैं किस तरह गुजारा करूँगी इस डिसेबिलिटी के साथ। हाँ। मैं बहुत छोटी थी, मैं 12-13 साल की थी जब मुझसे डॉक्टर्स ने पूछा कि आपका ये हाथ काट दिया जाएगा। पहली थॉट मुझे यही आई थी कि मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, लेकिन उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा मायूस थी और मैं इतनी डिप्रेस थी और मैं इतने ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रही थी कि मैंने फिर उसके साथ बस उसको मैंने एक्सेप्ट किया। अच्छा। और अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। ज़बरदस्त। नहीं तो फातिमा, ये डॉक्टर्स ने क्यों कहा कि आपका हाथ काट दिया जाएगा, क्या रीज़न थी? मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था 11,000 वोल्ट्स का। ओए होए। और उसकी वजह से मेरे बाजू में गैंग्रीन हो गया था लेफ्ट आर्म में, और वो डॉक्टर्स को काटना पड़ा। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला ने आपको फिर हिम्मत दी। और फिर सबसे बड़ी बात कि आपने एक हादसे से गुजरने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, आपने बहुत कुछ जो है वो करके दुनिया को दिखाया। तो ये मेकअप की तरफ आपका रुझान किस तरह से हो गया? मेकअप मेरे अंदर, आप एक समझ ले, एक नेटिव एबिलिटी होती है कुछ। मेरे हाथ में सफाई भी थी, लड़की होने की वजह से मुझे शौक था। अच्छा। एंड देन मैंने 10 साल जॉब की, उसके बाद मैंने मेकअप को ही अपना करियर बना लिया और उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। बिल्कुल। और मैं मेकअप करती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। अच्छा, सिखाती भी हैं, तो आप सैलून है आपका अपना? सैलून नहीं है, मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मैं ट्रांसजेंडर्स को, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को और अंडर प्रिविलेज लोगों को जो सीखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, मैं उन्हें मेकअप की ट्रेनिंग देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सही। देखें फातिमा, आप कितने सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, कितने सारे लोगों के लिए आप जीती जागती खुद एक एग्जाम्पल हैं कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम एक मुश्किल वक्त से या किसी भी एक ऐसे हादसे से जिसमें उनको फिजिकली कोई भी नुकसान हो, वो कहते हैं कि जी अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपने उन्हें बताया कि नहीं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। चले मुस्तफ़ा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप जिस तरह से मैंने रिपोर्ट भी दिखाई अपने नाज़रीन को, बड़ा ज़बरदस्त आपकी ये सोच और टूरिज़्म की तरफ रुझान होना, ये मुश्किल नहीं लगा आपको? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे इनवाइट किया। देखिए, कोई भी काम जो होता है वो मुश्किल से बगैर नहीं होता। True. तो ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान मुश्किलों से गुजरता है तो फिर वो सीखता है, आगे मज़ीद जो है फिर आगे हौसला भी बढ़ता है। अच्छा, तो मुस्तफ़ा मुझे ये बताएं कि ये सोच किस तरह आई, ये सोचा किस तरह कि अच्छा मैंने टूरिज़्म वाले ट्रैक पर जाना है, मैंने डिफरेंट ट्रैक्स पर घूमना है, दुनिया को दिखाना है कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ? देखिए, ये सब कुछ जो है हमें, हमारी सोसाइटी ही हमें जो है ना इस चीज़ के ऊपर माइल करती है, क्योंकि जब आप सोसाइटी में निकलते हैं वो आपको एक अलग किस्म के मतलब के जो है ना वो मखलूक समझे जाते हैं, कोई पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है। तो उस बिहेव को देखते हुए फिर एक वो जज्बा था कि यार किसी तरीके से सोसाइटी को दिखाना है कि अगर डिसेबिलिटी आई है तो ये हमारे ऊपर कोई तौबा नौज़बिल्ला कोई ऐसा कोई बुरा शगुन नहीं है हमें, लेकिन हमने इसके साथ सरवाइव कैसे करना है ये सबसे मैटर करता है। तो बस इसी चीज़ को लेकर जो था ना कि कुछ ऐसा करने की जो उम्मीद थी, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स के साथ रिलेशन बना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं जब 3 गोल्ड मेडल विन किए तो फिर मैंने एक वो देखा था कि
पाकिस्तान के अंदर एक शोबा ऐसा है कि जहाँ पे स्पेशल पर्सन जो हैं वो मूव नहीं कर सके। तो फिर ये इसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट की कि भाई ये हमने करके दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो फिर ये सफ़र का जो है वो आगाज़ किया। कुछ ना कुछ नहीं मुस्तफ़ा, आपने बहुत कुछ किया है। ये जो आपने ये जो सफ़र है ना, ये बहुत सारे लोगों को ये बता रहा है कि मुस्तफ़ा के अंदर बहुत हिम्मत है। मुस्तफ़ा जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत हिम्मत है। तो मुस्तफ़ा ये मुझे बताएं कि सिंध से खुंजराब तक का सफ़र, यानी पाकिस्तान के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का जो आपने सफ़र तय किया, क्या क्या चैलेंजेस थे जिनको आपने फेस किया? रास्ते में कहाँ कहाँ मुश्किलात आई, कहाँ रुकना पड़ा, किस तरह से ये सफ़र कटा आपका? देखिए, सफ़र तो जो है वो बहुत कठिन था, एक मरहला था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें जो है वो डराया भी कि यार आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि रास्ते जो है नारान का गान जो है वो बंद हो चुका है स्नोफॉल की वजह से। तो लेकिन फिर जो है मैंने कहा कि अगर चैलेंज अगर एक्सेप्ट किया है तो फिर वेदर मैटर नहीं करता, रास्ते मैटर नहीं करते, हिम्मत स्ट्रांग होनी चाहिए, जज्बा मजबूत होना चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला भी जो है वो मदद करता है। तो जैसे हमने सिंध से जो है इसका सफ़र का आगाज़ किया तो बहुत सारा मतलब कि तब तक नॉर्मल था और कोई ऐसा मतलब कि कोई चैलेंज फेस नहीं किया, कोई मुश्किल हर्डल्स जो है वो नहीं आ सकी। बट जैसे ही हमने मतलब कि पहाड़ों का रुख किया है तो बाइक डैमेज हो गई, फिर उसके बाद लैंड स्लाइडिंग में हम फंस गए, वहाँ पे गिरे भी, बाइक भी उलट गई। और तकरीबन हमारा को 1.5 दिन वहाँ पर जो था वो लग गया हमें। तो फिर क्योंकि पीछे से कोई मदद आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीछे हमारे जो मेंटोर्स थे अली रज़ा साहब, वो जो है वक्तन फ़वक्तन जो है हमसे हमें गाइड कर रहे थे, वो लोगों को आगे ब्रीफ कर रहे थे कि ऐसे ऐसे हमारे स्पेशल बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो बहुत ज़्यादा, इवन के जब हम खुंजराब पास पे पहुँचे तो वहाँ पर जो हमारी जो आर्मी है, जो फॉरेनर्स हैं, वो इतना मतलब कि शॉक्ड हुए देखकर कि इन बाइक्स के ऊपर, स्पेशल बाइक्स के ऊपर माइनस टेम्परेचर के अंदर आप लोग यहाँ पर पहुँचे। हाँ, और देखिए उन्होंने मतलब जाहिर सी बात है हैरान होने के साथ साथ अप्रिशिएट भी तो उन्होंने किया होगा ना। जाहिर सी बात है कि आप जब आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम करते हैं तो फिर आप एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। अच्छा मुस्तफ़ा और फातिमा, मैंने ये भी सुना कि आप दोनों मिलकर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, तो क्या प्लानिंग चल रही है? बिल्कुल, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे मुस्तफ़ा ने बोला कि मजबूर अफराद बहुत सफ़र करते हैं। हम इतना सफ़र कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना अब दुनिया का सफ़र किया जाए। और इस बार मैं भी मुस्तफ़ा का ज्वाइन कर रही हूँ। और हमने टोटल 76 कंट्रीज़ जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जिनका हम बाइक पर ट्रैवल करेंगे। जी 76 कंट्रीज़ हमने ट्रैवल करनी है। टोटल हमारे अप्रॉक्सीमेटली 86,000 माइल्स हैं, जो कि हमने 10 से 12 महीने जो हमारी वर्किंग है उसके मुताबिक है, लेकिन इसे 15 से 18 महीने भी लग सकते हैं। और मैक्सिमम 15 to 16 मंथ्स में ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी ऑन ट्राई बाइक। हमारे साथ एक नॉर्मल एबल्ड बॉडी पर्सन भी जा रहे हैं जो कि बाइकर हैं, अली रज़ा साहब, और वो हमारे साथ एज एन अटेंडेंट जाएंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम हो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई मामला पेश नहीं आता, लेकिन दुनिया का सफ़र करना है तो कोई इस तरह का कोई मामला होगा तो हम लोग ज़रूर वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वॉलंटियर किया। हम ट्राई बाइक पे जाएंगे और वी आर गोइंग टू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुस्तफ़ा जी प्लीज एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा मुस्तफ़ा, मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। तो प्लान बन गया है पूरा, आपने शेड्यूल कर लिया है कि पहला पड़ाव कहाँ है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है? जी बिल्कुल, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर तकरीबन कोई 1 साल से इसके ऊपर वर्किंग जो है वो जारी थी। हमने एक एक चीज़ को जो है मद्देनज़र रख करके हमें क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और हमने उसके लिए कैसे ख़ुद को प्रिपेयर करना है। तो इसमें ऑलमोस्ट हमारा एवरीथिंग इज़ डन, क्योंकि ये हमारा जो एक कॉज़ है पोलियो के ऊपर, और जैसे कि फातिमा साथ जा रही है तो एक विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है, और दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान का जो फेस है टूरिज़म के अंदर जो है उसको प्रमोट करना। और ये एक ऐसा मुनफरिद रिकॉर्ड था कि जो इससे पहले कभी जो है वो नहीं हो सका डिसेबिलिटी के अंदर। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा अगर हम इसको अचीव कर जाते हैं, और डेफिनेटली इसमें हम अब अपनी हुकूमत वक्त को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से हमारे साथ खड़ी होती है और कैसे हमें सपोर्ट करती है।
ठीक है, बेहद शुक्रिया मुस्तफ़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे। फातिमा, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि आपने प्लानिंग की है। अल्लाह ताला आपको इस प्लानिंग में कामयाब करें। और फिर हम कोशिश करेंगे कि आप जहाँ जहाँ मौजूद हैं, जिस जिस मुल्क में जा रहे हैं, हम उस मुल्क से आपको जो है लाइव लें, अपने प्रोग्राम में शामिल करें। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। थैंक यू सो मच। हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर, हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अमूमन नॉर्मल लेते हैं। आम बीमारियों में इसका शुमार होता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया में इस मरज़ से मुतासर अफराद की तादाद 1 अरब 28 करोड़ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 20 में से 9वां जो शख्स है वो हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर का शिकार है। हाई ब्लड प्रेशर का मरज़ लाहक होने की सूरत में बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, अगर हम जो है अपनी हेल्थ पर तवज्जो नहीं देंगे तो बहुत सारे जो हैं मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? अब हमें पता कैसे चलेगा जी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो या तो हाई है या फिर लो है? इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सना असर हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है आपके? अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि कैसे पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है? तो फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। ब्लड प्रेशर ऐसे पता चलता है, देखिए फर्स्टली एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर इज़ ए साइलेंट किलर। मतलब कि a lot of people when the blood pressure is high, सबसे पहली दफ़ा पता ही नहीं चलता, confuse हो जाते हैं कि हाई है या लो है। बिल्कुल नहीं, और उनको कोई सिम्टम भी नहीं होता। बहुत सी दफ़ा वो क्लिनिक में आते हैं और मैं जब उनको बताऊंगी कि उनका ब्लड प्रेशर हाई आया तो वो बोलेंगे हमें तो कोई सिम्टम नहीं है, हमें तो कभी महसूस ही नहीं हुआ। हैरान हो जाते हैं। तो आई वांट टू से दिस फर्स्ट कि आपको ब्लड प्रेशर का ज़रूरी नहीं है जब शुरू होता है कि कोई सिम्टम हो। बाय द टाइम सिम्टम होता है, इसका मतलब आपके किसी ना किसी ऑर्गन को वो अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो कुछ लोगों को हेडेक्स होते हैं, मॉर्निंग हेडेक्स होते हैं, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी हो जाती है, कुछ लोगों को ब्लरी विजन हो जाती है, कुछ लोगों को नेक पेन भी हो जाएगा, कुछ लोगों की व्हेन इट्स मच फर्दर डैमेजिंग तो किडनीज भी अफेक्ट होती हैं और ये वो तो और चीज़ें भी होती हैं। लेकिन इनिशियली वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेट दिस कि आपको कोई सिम्टम नहीं होता जब शुरू में बढ़ता है ब्लड प्रेशर। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो रहा है आपका? ब्लड प्रेशर हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल होता है हमारा। सॉल्ट इंटेक, हाई सॉल्ट इंटेक कॉजेज ब्लड प्रेशर। हमारी एक्सरसाइज नहीं होती, कार्डियो नहीं होती लाइफस्टाइल में, हम एक्सरसाइज नहीं करते। हमारा वेट गेन करते हैं। आदमियों में जैसे अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस 40 हो तो उनको ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। औरतों में 35 वेस्ट सर्कमफ्रेंस का ब्लड प्रेशर का रिस्क होता है। फिर उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, और हमारी क्या कहते हैं जेनेटिक्स, आई थिंक आई मेंशन, तो वो भी एक फैक्टर है। दूसरा स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर। अच्छा, अब ये हाई हो गया, अब जरा अगर मैं लो की तरफ आऊँ तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहली चीज़ लो, देयर इज अ what has been your blood pressure। कुछ लोगों का, औरतों में अक्सर हम देखते हैं कि वो कहती हैं कि लो, but that is just how the pressure you were born with। Some people 90/60 is normal for them, we wouldn't say it's low। लेकिन अगर symptoms आने लग जाएं, जैसे कि आपको dizziness होने लग जाए, आपको lethargy होने लग जाए, आपको sweating होने लग जाए, तो then we say कि now it's symptomatic, तो ये blood pressure आपके लिए लो हो गया है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि उसमें लो इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, ड्रग ओवरडोज। अ लॉट ऑफ पीपल, उनको जैसे ओल्डर लोगों में जब हम ब्लड प्रेशर गिरता है तो या तो वो पानी पीना भूल जाते हैं या कई दफ़ा वो अपनी मेडिसिन भी डबल ले लेते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि उन्होंने ज़्यादा ले लिए। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस इट गोज़ लो। डायरिया, हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा डायरिया होता है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, उसमें लो हो जाता है। बट ज़्यादातर इधर हमारे इधर हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें किसी शख्स का ब्लड प्रेशर हाई है और हम कहीं ट्रैवल करें, हमें पता है जी जो साथ वाला पैसेंजर उसका ब्लड प्रेशर हाई है, हम पहली चीज़ उसको क्या बता सकते हैं कि आप फ़ौरन से ये कर लें? एज इन फ़ौरन से मतलब देखिए ब्लड प्रेशर पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप, अगर आप उसको एडवाइस करना चाह रहे हैं तो उनको बोलें कि अपना लाइफस्टाइल बदलें। अगर वो बैठे हुए तो उनको बोले चले वॉक के लिए चलते हैं। ठीक है, नमक प्रोसेस कर दें, प्रोसेस फूड कम खाएं। ये आपका जो जितना प्रोसेस फूड होता है, फास्ट फूड होता है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा डला होता है। तो आप अगर घर का खाना खाएं उसमें नमक, you'll be surprised कि जो recommended diet है to prevent hypertension, it's called the DASH diet।
और डैश डाइट का गोल ये होता है कि आपकी सोडियम इंटेक जो है वो कम शुड बी अराउंड 1500 मिलीग्राम या 2500 मिलीग्राम, विच इज़ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन अ डे। तो उससे ज़्यादा जो है विल लीड टू हाइपरटेंशन। सही है। तो हम अक्सर लोग ऊपर से नमक डालते हैं, मत डालें। यू नो, अवॉइड एक्सटर्नल सॉल्ट एंड रिड्यूस द सॉल्ट इन योर फूड। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि आपने बहुत टेंशन ली है तो जी आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया। औरतों का लो हो जाता है, आई थिंक आदमियों का तो हाई हो जाता है। हमेशा मैंने अक्सर ये सुना है, वो खाना पीना छोड़ देती है ना असल में, कि जी आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया, लो जी टेंशन ली थी। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर मैंने ये भी नोट किया कि हम हर चीज़ को टेंशन पे डाल देते हैं। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इन होल डिस्कशन इन इटसेल्फ, ठीक है। तो डेफिनेटली इफ यू स्ट्रेस एंड यू फील इट अफेक्ट्स योर ब्लड प्रेशर, यू शुड लर्न टू यू नो मैनेज इट। वन ऑफ द थिंग इज कि जो चीज़ आप नहीं कुछ कर सकते उसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर बॉडी। सही है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रिगर्स को अवॉइड करें। एक्सरसाइज प्रोड्यूसेस दोज केमिकल्स इन योर बॉडी दैट रिलैक्सेस योर ब्लड वेसल्स। तो आप इफ़ यू स्ट्रेस गो फॉर अ वॉक। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सना, अक्सर ऐसा हमने देखा है कि स्पेशली प्रेग्नेंट खवातीन ना, उनमें हमेशा अक्सर लो या हाई की वो आती है, और आप अक्सर होता है ऐसे कि आपको जो डॉक्टर्स ने डेट दी होती है आप उससे पहले ऑपरेट की तरफ चले जाते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया है। तो जो खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं और वो प्रेग्नेंट हैं या इस तरफ वो जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, एक तो हमारे रीजन में ख़वातीन में एक और बहुत प्रॉब्लम है कि आयरन डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है। ठीक है। अक्सर हीमोग्लोबिन लो होता है। मेरे पास इतने आती हैं औरतें क्लिनिक में, वो कहती हैं हमारे तो सारी ज़िंदगी से हीमोग्लोबिन 9 था, हमारा तो 8 था, यही है डॉक्टर साहब हमारा। मेरे साथ भी ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। You know, below 10 it starts affecting your heart, it starts affecting your whole body। आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है कॉन्स्टेंटली। तो सबसे पहला तो स्ट्रेस आप ही ने दी अपने आप को। मैंने तो एक टाइम पे ये भी देखा, मैं 6 पे चला गया था और जब वो 7-8 पे आया तो मैं बहुत रिलैक्स हुई। अच्छा चलो 7 के बिलो वी नीड टू गिव यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो पीपल टेक इट वेरी लाइटली। तो औरतों में जो आप कह रही है ना लो ब्लड प्रेशर और ये वीकनेस और ये सब होती है, दैट्स बिकॉज वी डोंट टेक आवर हीमोग्लोबिन, हमारा खून का लेवल सीरियसली। हमें उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है बिकॉज वही हमें कोलैप्स कराता है। सही है। तो जो प्रेगनेंसी में भी यही होता है कि फिर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं लो हीमोग्लोबिन के साथ, फिर आपका और कम हो जाता है, फिर आपको ड्रिप्स लग रही होती हैं, यू नो दैट साइकिल कीप्स गोइंग ऑन टिल यू डिलीवर। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ जो जिसकी आप बात करिए, जो कुछ ख़वातीन को अनफॉर्चुनेटली ब्लड प्रेशर शूट करने लग जाते हैं और हमें डिलीवर करना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि जब ब्लड प्रेशर ऐसे शूट करता है तो ऑर्गन अफेक्ट होने लग जाता है और बच्चा अफेक्ट होने लग जाता है। तो हमें बच्चे की लाइफ को सेव करने के लिए, एंड इवन द वुमेन, बिकॉज लिवर कई दफ़ा शॉक में चला जाता है, तो उसको सब प्रिवेंट करने के लिए हमें डिलीवरी करनी पड़ती है बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ स्ट्रेस फॉर द बॉडी एज इट इज़। अच्छा सना, अब मैंने ये देखा है कि ना सिर्फ ही मैं कहूँ कि 30+ की खवातीन जो हैं वो ब्लड प्रेशर की किसी भी हाई या लो है उसकी इफेक्टिव, या सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मर्द हज़रात भी 16-17 ईयर्स के जो हमारे बच्चे हैं, जो टीन एजर्स हैं, उनमें भी ये हो रहा था कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है। ये मतलब क्या वजह है इतनी तेजी से हमारे बच्चों को इफेक्ट कर रही है? 2 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। देयर इज प्राइमरी हाइपरटेंशन जो कि आपकी लाइफस्टाइल और सॉल्ट इंटेक और इन सब चीज़ों की वजह से होती है, एंड देयर इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो कि कुछ रीनल कॉजेज़ की वजह से होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, और क्या कहते हैं कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस की वजह से होती हैं। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है वो हमें यंगर एज पे भी मिल जाती है। अच्छा। और उसमें ये होता है कि हमें वो कॉज रिमूव करें तो सही हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि अब बच्चों में हम बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ भी देख रहे हैं, राइट? सो दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। सो अ चाइल्ड दैट विल बिकम डायबिटिक, वो मोस्ट लाइकली उनका लाइफस्टाइल ऐसा होगा कि सॉल्ट इंटेक, प्रोसेस फूड इंटेक हाई होगा, तो वो उसकी वजह से, एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगा, मतलब हिलजुल बहुत कम होगी, तो वो फिर ब्लड प्रेशर की तरफ वो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वर्क्स towards giving them early onset blood pressure। इसमें मैं लास्ट में पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है कि मतलब लाइक कोई भी बच्चा जो कि सेट अ गुड एग्जांपल। देखिए, जो आप चाहते हैं आपके बच्चे करें वो पहले आप खुद करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सारा वक्त आईपैड या सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं करे, तो आप कोई एक्टिविटी खुद भी करें। अगर आप चाहते हैं वो स्पोर्ट्स में जाए, आप खुद भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों, उनके साथ वॉक करें, जॉगिंग करें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें। और फिर उसके साथ ये भी है कि आप अपनी खाना, a lot of parents will tell their kids कि भाई ये नहीं खाओ और खुद बैठ के बर्गर खा रहे होंगे। सारा बच्चा वो थोड़ी कभी भी करेगा जो कि आप नहीं कर रहे। और जब आप करना शुरू करेंगे तो फिर बच्चा आएगा, अच्छा अम्मा ये करिए, अब्बा ये करे तो मैंने भी ये करना है। बेहद शुक्रिया सना, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करना बड़ा ज़रूरी है, अपने ऊपर तवज्जो दें कि कहीं अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है तो कहीं आपका लाइफ स्टाइल तो आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेके। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा।
चलें जी आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि जी लोगों का कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल ज़रूर होता है। जाहिर सी बात है जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनका भी कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल होगा। आप व्हाट्सएप पर इन टच होते हैं, आप उनसे मिलते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे लाहौर के ड्रम सर्कल से, जिसमें अजनबी एक दायरे में मिलकर बैठते हैं और ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाकर ज़हनी सुकून हासिल करते हैं। ये क्या थेरेपी है और ये क्यों अपनाई जाती है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पहले आयशा अता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। रंग बिरंगे ड्रम जिन्हें बजाकर हासिल होता है ज़हनी सुकून, ये मैं नहीं बल्कि कहना है डॉक्टर रामिश का, जो पेशे के एतबार से माहिर ग़िज़ाइयत, जबकि शौक है इनका ड्रम बजाना। रामिश अवामी मुकामात पर लोगों को ड्रम बजाकर अपनी जानिब मुतवज्जो करते हैं, जिसमें ड्रम के साथ क्लैप थेरेपी भी करवाई जाती है। So we have a pressure points in our hands. So प्रेशर पॉइंट्स को जब हम क्लैप करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से दूर रहते हैं, डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से और एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन वगैरह से। अफरा तफरी के इस माहौल में लोगों का इकट्ठा बैठना मुश्किल है। ऐसे में ड्रम सर्कल लोगों को मिल बैठने के साथ तफरी का मौका फराहम करता है। हर किस्म की स्ट्रेस चल रही होती है, कुछ घर की, कुछ पैसों की, हर किस्म की। तो मुझे लग रहा था कि जस्ट एक मिथ है, बट रियली इट वर्क्स। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऑल्दो बहुत ठंड थी, हाथ पे ड्रम लग भी रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रिलीज हो रही थी। सेशन के दौरान ड्रम की थाप, क्लैप की आवाज़ और डफ का हसीन इंतज़ार कुछ देर के लिए ही सही, मगर सुनने और बजाने वालों को सारे गम भुला देता है। ड्रम बजाओ, टेंशन्स को दूर भगाओ, बजाना ना भी आए फिर भी बजाते जाओ, बजाते जाओ। कैमरामैन जवादिया के साथ आयशा अता, ज़बरदस्त भैया। अगर आप टेंशन में हैं तो ड्रम बजाएं, लेकिन ये क्या थेरेपी है और ये क्या कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है? अब इसी पर बात करने के लिए रामेश खोकर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रामेश, गुड मॉर्निंग। बड़ी ज़बरदस्त थेरेपी, बहुत यूनिक। मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आप किस तरह से अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं? क्या तरीका है ये? वालेकुम सलाम महक, गुड मॉर्निंग। बेसिकली इट्स अ ड्रम सर्कल। इसमें हम क्लैप थेरेपीज करते हैं एंड डिफरेंट थेरेपीज और सेशंस होते हैं हमारे, जिसमें देखा जाए तो हमारी आजकल जिस तरह स्ट्रेस का दौर जा रहा है और एंजाइटी है, सब लोगों को सारे फिक्र परेशान है। आपको भी पता है हमारे मुल्क की हालात कैसे जा रहे हैं। तो इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बच्चों से लेके बूढ़ा भी, बुढ़ापे तक, कोई भी। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती बेसिकली। तो इसमें हमारे हाथों में आपको पता है प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो आप जब क्लैप करते हैं तो आपकी स्ट्रेस, टेंशन एंड एंजाइटी वगैरह जो कि वो रिलीज होती है। इसमें आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं वो भी इसमें काफ़ी उनको फ़ायदा हासिल होता है। और बेसिकली हमारे आजकल आपको पता है जिस तरह मूड इंसान का, नेगेटिविटी, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फ़ोन में लगे रहते हैं, तो हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। तो ये मूड स्विंग्स को बहुत जल्दी चेंज करता है और एक पॉजिटिविटी भी फैलाता है। तो ये इसका बेसिकली सिनेरियो है। अच्छा, वेरी गुड भाई। ये जो आपने मुझे चीज़ बताई है कि आपके हाथों में कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स है कि जी जिसके थ्रू आपका स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बट एक दूसरी साइड पे अगर हम इसका एक और पहलू देखें तो शोर एक होता है ना, बहुत सारे लोग को शोर से उलझन होती है, मसला होता है। फिर आप एक ज़्यादा टाइम तक किसी शोर वाली जगह पर रहते हैं ना, तो बाज़ औक़ात होता है आपके सर में दर्द होती है, आपके कान भी सुन हो जाते हैं। तो क्या इसकी वजह से कभी इस तरह का कोई मसला हुआ हो या कोई ऐसी कंप्लेन हुई हो या ऐसी कोई सिचुएशन देखने में आई हो? बेसिकली महक देखा जाए तो ड्रम सर्कल या ड्रम्स बजाना अभी से स्टार्ट नहीं किया गया। ये एंशिएंट टाइम से एक चीज़ चलती आ रही है, जो कि बहुत साल पुरानी चीज़ है। और साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं उन्होंने भी ये चीज़ दावा किया है कि आप अगर बीट्स सुनते हैं या किसी किस्म का म्यूज़िक सुनते हैं तो वो आपका मूड स्विंग्स चेंज करता है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलता है, आपके स्ट्रेस वगैरह रिलीज होता है।
तो इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी, तो लिहाजा शोर तो नहीं होता इससे। आपने देखा होगा अगर आप शादी में भी कभी चले जाएं तो वहाँ पे भी कभी कोई ढोल या ड्रम बज जाए तो किस तरह हम लोग एंजॉय करते हैं। और पंजाब के लोग तो वैसे ही ड्रम बजाना और ढोल ढमक्का इसको पसंद करते हैं, बट अगेन वही बात है कि हमने देखा कि जी कुछ लोगों को थोड़ा शोर शराबा पसंद नहीं होता। मुझे बताएं कि कितने लोग अभी तक आपको ज्वाइन कर चुके हैं और इसका क्या आप लोगों ने क्या प्लान बनाया होता है? लाइक मैंने देखा है कि डबल डेकर बस जो लाहौर में चल रही है उसमें भी आप लोग ड्रम बजा रहे हैं, डिफरेंट पार्क्स में आप लोग मौजूद है, वहाँ पर एक सर्कल है जहाँ पर आप लोग ड्रम बजा रहे हैं, तो किस तरह से प्लानिंग करते हैं, कितने लोग शामिल होते हैं? इसमें लोग बहुत ज़्यादा जितने मर्जी शामिल हो सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट। और इसमें हमें काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स वाले, कैफ़ेज़ वाले, वेडिंग्स पे, और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, काफ़ी लोग हमें रब्ता करते हैं और ड्रम सर्कल करवाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों को पता चल रहा है, बिकॉज इसका भी इतना लोगों को पता नहीं है ड्रम सर्कल का। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है तो एक ट्रेंड बनता जा रहा है ड्रम सर्कल का। ठीक है। और ड्रम सर्कल्स तो सारे करवाते हैं, बहुत ज्यादा ड्रम सर्कल हो रहे हैं आजकल, बट जो हम चीज करवा रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, कि हम इसमें क्लैप सेशंस करवाते हैं, थेरेपीज करवाते हैं, जिसमें लाफिंग थेरेपी आ जाती है और भी फर्दर एक्टिविटीज आ जाती हैं। सही है, इट्स वेरी गुड रमेश, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि हमने देखा कि भाई लोग आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुब्तला हैं। चलें, आपने कोई एक नई राह हमवार तो करवाई, और जब भी मैं लाहौर विजिट करूंगी मैं इंशाल्लाह आपकी स्कूल ज्वाइन करूंगी, देखूंगी कि स्ट्रेस रिलीज होता है कि नहीं। चलें, ये भी लेनी है एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप साथ रहिएगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपके हफ्ते की बात करेंगे कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, यानी आपका थ्रू आउट वीक जो है वो कैसा रहेगा। इसमें आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं जी, क्या कुछ आपको मिलने वाला है, किन चीज़ों से आपको थोड़ा सा गुरेज करना है। वो कहते हैं ना कि फ़लानी चीज़ से किनारा कशी कर लें, जिस इस हफ्ते फ़लाने रंग को पहनने से अवॉइड कर लें, फ़लानी चीज़ ख़रीदने से आपको मना कर दिया जाता है। तो ये फ़लानी जो चीज़ है ये कौन सी है, और कौन सा सितारा जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन और ब्राइट है, कौन सा सितारा जो कि थोड़ा सा डेंजर जोन में है। टैरो कार्ड रीडर मरियम नसीम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल एक गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग। जब भी हम बात करते हैं, गुड मॉर्निंग मरियम, जब भी हम बात करते हैं ना कि आपकी किस्मत का हाल कैसा रहेगा, तो मुझे तो अपने हफ्ते को लेके थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाती है। अच्छा, ये वैसे हकीकत है कि जी रंग जो है आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपके दिन पे बड़ा असर करते हैं कि जी आपने फलाना रंग पहना है तो अभी ये वाला रंग आपको नहीं पहनना चाहिए? नहीं पहनना चाहिए से तो मैं उस हद तक एग्री नहीं करती, बट बिल्कुल रंगों का हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे जो ओवरऑल हमारी खुशी है या हमारी फीलिंग्स है उनके ऊपर बहुत गहरा असर होता है। तो जैसे रेड कलर है तो वो अगर आप पहने तो आपके अंदर एक पैशन आ जाता है, एक वाइटैलिटी आ जाती है। येलो रंग जो है वो अगर आप पहने तो आप लोगों में बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। इसी तरह हर रंग की एक अपनी सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये है कि मैं उस स्कूल ऑफ मतलब थॉट से नहीं कि जिसमें आप बिल्कुल शन कर दे और किसी भी कलर को आप ना पहने, मगर रंग पहनने से फर्क पड़ता है ना। देखिए मरियम, कुछ कलर्स होते हैं जो कि आपको रास आ जाते हैं, हम कहते हैं जी कि फलाना रंग बड़ा रास आता है। जैसे मुझे लगता है कि जब मैं अपना पसंदीदा रंग पहनती हूँ ना तो वो दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता है, मगर क्या करें जी, वो पसंदीदा रंग के कपड़े ही बड़े कम है हमारे पास। जी महक, एक्चुअली हमारा ब्रेन जो है ना वो बहुत पावरफुल एक है इंस्ट्रूमेंट। हम अपने आप को जब एक चीज को अश्योर करा लेते हैं तो वो चीज वैसे भी ऑटोमेटिकली एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है कि जब आप बिलीव करते हैं कि ये यूं होगा तो वो वैसा होना भी शुरू हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड यस, इट मेक्स अ डिफरेंस। फर्क पड़ता है रंगों से, स्टोन्स पहनने से फर्क पड़ता है, क्योंकि हर चीज की अपनी एक वाइब्स होती हैं जो कि असर करती हैं किसी ना किसी लेवल के ऊपर। सही, ठीक। और मरियम, इसी तरह कुछ नंबर्स होते हैं, वो कहते हैं ना ये तो नंबर्स की गेम है, कि कुछ नंबर्स होते हैं जो कि आपके लिए बड़े लकी होते हैं। किसी का लकी नंबर 5 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, किसी का 14 है। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि जी आप किस तारीख को कौन सा काम शुरू करने जा रहे हैं, शुरू करें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो इटसेल्फ एक पूरा का पूरा जो है डोमेन है। जिस तरह टैरो रीडिंग या हैंड रीडिंग एक पूरी डोमेन है, न्यूमरोलॉजी भी बहुत एक पूरी डोमेन है। तो उसके एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नंबर्स किस तरह से काम करते हैं। अच्छा मरियम, मुझे बताएं कि पूरे मंथ में कौन सी ऐसी डेट है, मतलब अमूमन ये कहते सुना या ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई है कि अच्छा जी जो मिड डेट्स हैं, लाइक 17 है या 18 है, आप इस तारीख को कोई काम शुरू ना करें, तो आपकी क्या राय है कि कौन सी डेट्स ऐसी होती हैं कि
पे आपको अपने किसी भी काम का आगाज कर देना चाहिए? अच्छा, एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, आई एम अ टैरो रीडर, तो इसलिए फिर भी कोई एक आपकी सोच तो है ना कि अच्छा ठीक है, मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? अच्छा, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है ना, वो हमारा ये जो कैलेंडर है इसकी डेट्स की बजाय जो मून की डेट्स हैं उस पे ज्यादा बिलीव करता है। पर्सनली मैं मून की डेट्स पे ज्यादा बिलीव करती हूँ। लाइक मैं फुल मून की वाइब्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि उस दिन आप अगर किसी चीज की कंप्लीशन तक पहुंच रहे हैं तो उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। लाइकवाइज न्यू मून के साथ अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसके आगे जाने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो मैं इस कैलेंडर की निस्बत जो है वो लूनर कैलेंडर की जो डेट्स हैं उनके साथ जो है ज्यादा रेजोनेट करती हूँ पर्सनली। ठीक है। मरियम, हमें ना आरिफ जमाल ने कराची से कॉल किया, वो अपने करियर के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। जी बताइए, उनका क्वेश्चन क्या है? जी, कि वो बेसिकली उनका सवाल ये है कि उनका करियर जो है वो कैसा रहेगा पूरा 2023 में, यानी जिस करियर से वो जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, क्या वही है या फिर ट्रैक चेंज करना चाहिए उन्हें अपना? बिल्कुल ठीक है जी, मुझे एक सेकेंड दीजिए, मैं आरिफ जमाल का करियर के हवाले से रीडिंग देखती हूँ। अच्छा, मुझे जो आरिफ जमाल का करियर है ओवरऑल उसके अंदर थोड़ी सी एक उनकी अप्रोच की चेंज नजर आ रही है। वो थोड़ा सा पहले अपने करियर के हवाले से बहुत ज्यादा मुझे पेसिमिस्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो खुद ही एक ऑप्टिमिज्म की तरफ जा रहे हैं और एक स्लम्बर था, एक वेट था जो मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। आरिफ को जो है वो अपने इमोशंस को साइड पे रख के अपनी पूरी लॉजिक के साथ और अपनी पूरी दिमागी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए जो है वो अपने करियर पे फोकस करने की जरूरत है। और करियर पे अगर उनका करियर जो है वो किसी भी तरह से किसी दिमागी काम से रिलेटेड है या किसी तरह से किसी लॉजिकल काम से रिलेटेड है या कैलकुलेशंस या बैंकिंग या इस किस्म की उसी से रिलेटेड है, तो उसमें वो काफी हायर पोजीशन और काफी एक्सेल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं 2023 के अंदर। अच्छा। और इसके अलावा कोई फीमेल है, कोई लॉजिकल और बहुत ज्यादा प्रूडेंट फीमेल है जो उनके करियर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हुई मुझे नजर आ रही है। तो या आई सी अ करियर शिफ्ट, उनका ओवरऑल मूड भी पेसिमिस्ट से ऑप्टिमिस्ट की तरफ जा रहा है। एक स्लम्बर खत्म हो रहा है और एक बेहतरी आती भी मुझे नजर आ रही है इंशाल्लाह 2023 में उनके करियर में। अच्छा मरियम, इसमें हमने अक्सर ये देखा ना कि आपके नाम से जुड़े कुछ सदकात होते हैं जो कि कहा जाता है कि जी ये फलाने दिन इस चीज़ का सदका करें क्योंकि आपके नाम का ये सदका निकलता है। तो प्लीज़ मैं चाह रही हूँ कि इससे मुतालिक भी आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। एक्चुअली महक, बिलीफ सिस्टम्स बहुत तरह के पाए जाते हैं और ये जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स है, लाइक टैरो इज अ स्पिरिचुअल टूल एज वेल, क्योंकि ये एक और डोमेन में काम करता है। तो बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो पर्सनली जो है वो मैं इन चीज़ों से डील नहीं करती, बल्कि मेरी जो टैरो रीडिंग्स है उनका मकसद ये होता है कि मैं क्लाइंट को या जो भी पर्सन मेरे पास आ रहा है उसको खुद एम्पावर करूं और उसको ये गाइड कर सकूं कि आपके अपने अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। लाइक टैरो एक प्रॉपर उस तरह से फॉर्चून टेलिंग टूल की बजाय आपको एक एम्पावर करने का और आपके दिमाग को खोलने का टूल है बेसिकली। ठीक है। अच्छा मरी, मुझे ये बताएं, ये टैरो कार्ड्स का जब हम बात करते हैं ना कि कार्ड्स के थ्रू हम आपकी किस्मत के बारे में बात करते हैं, ये लिंक उन 12 हाउस ऑफ स्टार्स से होते हैं कार्ड्स? नहीं, टैरो जो है वो इटसेल्फ एक बहुत कंप्लीट सिस्टम है। ठीक है। इसमें जो है जो एस्ट्रोलॉजी है उसका इन्फ्लुएंस भी है, न्यूमरोलॉजी का इन्फ्लुएंस भी है, ये जो कलर्स की आप बात कर रही थी कलर्स का इन्फ्लुएंस भी है। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस से मिलके ये जो है एक पूरा सेट बना है डिविनेशन का। लेकिन इटसेल्फ ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी हर चीज से हट के एक मुकम्मल टूल है जो आपको हेल्प करता है। अच्छा ठीक, तो मरियम ठीक है, कराची से हमें जो है असफर खुर्शीद जो है वो पूछना चाह रहे हैं अपने करियर के हवाले से कि 2023 का जो साल है उनके करियर को लेके कैसा रहेगा। ठीक है, असफर खुर्शीद जी। ठीक। असफर खुर्शीद के सामने मुझे जी 2023 में थोड़ी सी चॉइसेस नजर आ रही हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट चॉइसेस नजर आ रही हैं। लाइक ही विल बी कंफ्यूज्ड कि कौन सी चीज़ उनके हक में बेहतर जाएगी, कौन सी चीज़ किसी चीज़ में उनको बहुत फायदा हो सकता है और किसी चीज़ में
उनको नुकसान हो सकता है और कोई चीज़ बिल्कुल एक फैंटेसी भी निकल सकती है। तो अगेन वो भी मुझे एक इमोशनल डिसबैलेंस का शिकार नजर आ रहे हैं अपने करियर की जो है डिसीजंस को लेके। लेकिन जो चीज़ ऑटोमेटिकली उनकी ज़िंदगी में आती नजर आ रही है वो मुझे एक बहुत अच्छी ट्रांजिशन किसी बेहतरी की तरफ, शायद कहीं किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में उनकी जॉब हो सकती है, शायद कोई करियर रिलेटेड ट्रैवलिंग उनकी जिंदगी में आ सकती है, या फिर करियर में ही एक बेहतरी की तरफ उनकी मूवमेंट जा सकती है। मगर ये जो चेंज है ये शायद उनको थोड़ा सा आइसोलेट कर दे। जो भी करियर में चेंज है वो उनकी जिंदगी में थोड़ी सी लोनलीनेस ले आए, लेकिन ओवरऑल एक बेहतर चेंज है। चेंज तो मरियम, चेंज तो वैसे आपकी जिंदगी में हमेशा जो है ना वो अच्छा ही होता है। वो कहते हैं चेंज होगा तो तब्दीली आएगी, तो थोड़ा सा आप एक अलग सोचेंगे। बेहद शुक्रिया मरियम, आप हमारे से गुफ्तगू कर रही थी। आज के प्रोग्राम से इतना, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।